नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे जेपीएससी परिणामों को लेकर छिड़े विवाद की। एक के बाद एक इस तरह के घटनाक्रम पेश आ रहे हैं कि छात्रों का आक्रोश, अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और जब जब जेपीएससी अपनी तरफ से कदम उठाता है, नए नए विवाद सामने आ जाते हैं। छात्रों के आंदोलन के बाद जेपीएससी ने पहली बार जब अपने जवाब, छात्रों के सवालों के जवाब सामने रखे थे, तो और कई सवाल उठकर खड़े हो गए थे। और अब दूसरी बार राजभवन में मुलाकात के बाद, जेपीएससी अभ्यर्थियों की मुलाकात के बाद, जेपीएससी ने जांच के नाम पर जो 49 बच्चों को पीटी में फेल घोषित किया है, उसके बाद से और कई सवाल सामने आ खड़े हुए हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, प्रवीण चौधरी और परवेज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रवीण चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जेपीएससी ने एक दिन पहले जो बातें रखी है कि ओएमआर सीट नहीं मिली थी, इस वजह से बच्चों को पास कर दिया गया था और अब उन्हें फेल किया जा रहा है, इस पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है? इस खुलासे के बाद जेपीसी ने खुद को एक्सपोज खुद से ही कर लिया है। हम लोग का जो भी डिमांड था वो था कि कुछ गड़बड़ियां हुई है, सीएल वाले बच्चे पास हुए हैं और ये सिर्फ डिमांड नहीं था जांच का, ये हम लोग जान रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता है। और कल जब जेपीएससी ने इस चीज को मान लिया है, उसी समय ये चीज क्लियर हो गया कि जेपीएससी में कई सारी गड़बड़ियां चल रही हैं, उनमें से एक अभी उजागर हुआ है। आने वाले दिनों में हम लोग और भी खुलासा करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन लीक। बिल्कुल, जिस तरह से जेपीएससी ने 49 बच्चों को अब फेल घोषित कर दिया है, तो इन अभ्यर्थियों के सामने भी यह सवाल है कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ, ओएमआर सीट अगर गायब हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए बच्चों का जब अटेंडेंस वहां पर है, बच्चे वहां पर मौजूद होकर के एग्जाम दे रहे हैं, तो ओएमआर जेपीएससी कार्यालय तक पहुंचाना बच्चों का काम नहीं है। बिल्कुल, वो जेपीएससी का और जेपीएससी से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी थे, मजिस्ट्रियल ड्यूटी में थे, इन्विजिलेटर थे, वो उनका काम है। सबसे पहले तो गाज उन पे गिरनी चाहिए कि उनके ओएमआर क्यों नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे हैं तो वो गायब कहां से हो गए। सरकारी दस्तावेज का मामला है। तो पॉइंट ये है कि ये एक नहीं है, यहाँ पर तो कई सारे लूप होल्स हैं जिसका जवाब जेपीएससी को देते नहीं। और मैं खुशी के साथ और सारे जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि जेपीएससी पहली बार झुकी है, जिसने अपनी गलती मानी है और ये हमारे संघर्ष का ही नतीजा है। और इस बार हम लोग जेपीएससी को पूरी तरीके से क्लीन करके ही मानेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ परवेज भी जुड़े हुए हैं। परवेज, जब आप लोगों ने आंदोलन का आगाज किया था तो लगातार आप लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा था कि राजनीति हो रही है, जानबूझ के छात्रों को भड़काया जा रहा है, लेकिन अब जब जेपीएससी ने एक बार अपनी गलती मान ली है, कहीं ना कहीं अब तो कई सवाल आकर सामने खड़े हो गए हैं। क्या रणनीति होगी अब आप लोगों की, परवेज? जी, रणनीति तो हमारी जो है वो 15 तारीख को जो है हमारे सारे जिले से लोग आएंगे, ठीक है ना, और हजारों की संख्या में होंगे। अभिभावक भी हमारे साथ में होंगे और अभिभावक के अलावा और कई सोसाइटी हैं, कई संगठन हैं जिसका समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। और सर, हाँ, आवाज आ रही सर? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो अभी जो आप बोल रहे थे सर कि 49 अभ्यर्थियों को जो है बाहर कर दिया गया है जी, तो उसी कड़ी में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए सर, क्या होता है कि जब भी एग्जाम्स होता है, जब भी परीक्षाएं होती है, आयोजित होती है, तो वहां पे जो भी ओएमआर होता है उसको क्रमवार हर क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं तो उन लोगों को जमा किया जाता है बारी बारी से, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, ऐसे सभी लोगों का जो है ओएमआर को जमा कर लिया जाता है। उसके बाद हेड एग्जामिनर के द्वारा जी, उसको उन लोगों के, मतलब जो एग्जामिनर होते हैं उनके सामने उसको गिना जाता है कितने लोग उपस्थित है, कितने लोग अनुपस्थित है। उसके बाद फिर उसको सील किया जाता है। सील करने के बाद फिर उसको जो है मजिस्ट्रेट उसको आगे तक, आयोग तक लाने की जिम्मेवारी होती है मजिस्ट्रेट की, ठीक है। तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सर, यहाँ एक एक दो की श्रृंखला में लोग, मतलब जो है उनका ओएमआर कैसे गायब हो सकता है, एक ओएमआर कैसे गायब हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 52013 इस तरह से फिर एक अलग सेंटर है जिसमें 52031738, इस तरह से एक ही ओएमआर का गायब होना कहीं ना कहीं इनका लापरवाही और किया गया है, नियमितता उसको दर्शाता है। कहीं ना कहीं जो है
लॉजिस्टिक में जो गलतियां हुई है, तो इसको जो है मैं ये भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि बड़े पैमाने पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आधे से अधिक लोगों का OMR इसके पास नहीं है। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 15,000 OMR, 15,000 अभ्यर्थियों का OMR आयोग के पास नहीं है, और जो रिजल्ट हुआ है उसमें लगभग 2,000 OMR इसके पास नहीं है। लेकिन चूंकि जिसको हम लोग इन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ये क्रमवार पास है, या भी जो भी हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं उसको ये सुधारते जा रहे हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि आयोग जो है आधे से अधिक लोगों का बिना कॉपी जांच किए हुए रिजल्ट दे दिया है। और तो और 8 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका जो है एब्सेंट थे, उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया। मान लिए कि उनके पास उनका OMR नहीं गया था, तो OMR नहीं गया था तो अटेंडेंस सीट तो होगा ना इनके पास। तो जब अटेंडेंस सीट था और वो एब्सेंट थे तो उसका रिजल्ट कैसे आ गया, मैं ये जानना चाहता हूं आयोग से। और देखिए वहां पे उनको हटाया गया है। हटाने का कारण बताया है कि द रिमेनिंग 8 could not be declared qualified due to other valid ground। क्या वैलिड ग्राउंड है भाई? वैलिड ग्राउंड ये है कि आप असमर्थ हैं एग्जाम लेने में। वैलिड ग्राउंड ये है कि आप एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, आप सीधे तरीके से आप अक्षम हैं, क्योंकि आप पहले बताते हैं, पहला पॉइंट से बताते हैं कि हमारे पास 5 लाख लोगों का आवेदन आया था, 3,69,000 का हमने एडमिट कार्ड जारी किया था, 2,50,000 लोग अपियर हुए थे, 5 लाख लोगों का OMR जारी किए, OMR सीट जांच किए, मतलब 5 लाख, मतलब एक अभ्यर्थी का 2 OMR, तो इस तरह 5 लाख OMR जांच किया। तो भाई आप 5 लाख OMR जांच करते हैं, तो इससे क्या आप छूट है कि आप आजादी है आपको कि आप गलती करे जाएं? आप 57 अभ्यर्थी जिसका OMR आपको नहीं पहुंचा था उसका आप रिजल्ट जारी कर देंगे? ऐसा तो पहला दूसरा क्लास का एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता, जबकि ये राज्य का सर्वोच्च सेवा का एग्जाम हो रहा है, वहां पे आप 57 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका की OMR नहीं पहुंचता है। बिल्कुल, और सबसे बड़े संयोग की, अद्भुत संयोग की बात यह है कि जिन बच्चों के OMR सीट नहीं मिली है, जिन अभ्यर्थियों के, वो सभी सीरियली क्रम में बैठे हुए थे, सीरियली क्रम से उन्हें पास घोषित किया गया था। ऐसा कई सेंटरों में हुआ है। ये तो एक सेंटर की बात है कि कहा जा रहा है कि अब OMR सीट नहीं मिली, बाकी जो 2 सेंटर हैं वहां भी सीरियल क्रम से पास हुए हैं, उनके बारे अभी तक आयोग ने कुछ नहीं कहा है। हेलो सर जी, हेलो सर, हाँ, हम पूछ रहे थे कि अभी एक सेंटर में जो सीरियली पास हुए थे जो अभ्यर्थी, उनके बारे आयोग ने कहा कि OMR सीट नहीं मिली है, इस वजह से एवरेज मार्किंग की गई थी और अब वापस लिया जा रहा है। तो ऐसा तो और 2 सेंटरों में हुआ है। ऐसा है सर, ये साहेबगंज और लोहरदगा का जो क्रमवार जो पास किए हैं उसको तो ये हटा दिए हैं, लेकिन और ऐसा सेंटर है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि 5229,082, मतलब 52299082, उसके बाद 52321845, ये दोनों रोल नंबर को हटाया गया है। ये दोनों रोल नंबर रांची का है, और ये दोनों रोल नंबर जब रांची का है तो रांची में फिर कैसे, रांची का भी तो आपका OMR गायब हो गया? ये कैसे हुआ कि सिर्फ 2 अभ्यर्थियों का, रांची का 2 अभ्यर्थी का OMR कैसे गायब हो गया, सो बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसके अलावा और भी सेंटर हैं जहाँ पे आपको एक रोल नंबर और बता रहा हूँ, 52058201, उसके बाद 52103103, फिर 52031738, ये सब अलग अलग सेंटर का एक OMR गायब है। तो ये क्या दर्शाता है सर, बताइए? ये एक OMR गायब होना, अगर गायब होगा तो पूरा सेंटर का गायब हो जाएगा, गायब होगा तो पूरा उस सेंटर का गायब होगा, पूरा क्लासरूम का गायब होगा, तो इस OMR गायब होना क्या है सर? वाकई में कहीं न कहीं गंभीर लापरवाहियों की ओर इशारा कर रहा है। प्रवीण चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण चौधरी, आपको क्या लगता है, आखिर ये जो गड़बड़ झाला सामने आ रहा है, क्या इसके लिए सीधे सीधे लापरवाही जिम्मेदार है या खेल कुछ और है? सर, ये लापरवाही इसलिए नहीं हो सकती ना, क्योंकि लापरवाही होगी तो किसी एक सेंटर, एक क्लासरूम या 1-2 बच्चों का हो सकता है, बट ये एक पूरा एक सीरीज है, अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग जिलों में जानबूझ के ऐसे बच्चों को बैठाया गया जिनको या तो उनका मकसद था कि उनको पास करवा देना है, या तो आयोग का मकसद ही था कि भैया हमें तो पता है कि हमें किसी किसे सेलेक्ट करना है पीटी में, बाकी जिसका भी OMR आता है, नहीं आता है, चेक होगा तो भी कोई बात नहीं। भैया अगर आप इतने ही क्लीन है तो सबसे पहली बात कि आपकी ही नियमावली में साफ साफ दर्शाया गया है OMR शीट को आपको साइट पे अपलोड कर देना है। अभी तक आपने क्यों नहीं किया?
हम ये क्यों ना माने कि बाकी के जो 4000 बच्चे जिनको आपने रिजल्ट दिया है, वो भी उनका भी ओएमआर शीट का जांच नहीं हुआ हो या आयोग के पास उपलब्ध ना हो। आरटीआई करने पे आप जवाब दे दीजिएगा कि एग्जाम अभी प्रक्रिया में है, हम उपलब्ध नहीं करा सकते। तो एक एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कोई इंक्वायरी कमेटी तो है नहीं कि जा करके जेपीएससी से मांगेंगे तो वो दे देगी। और ऐसे इतने और भी बहुत सारे वायलेशन है सर, जैसे पीएच का इन्होंने वायलेशन कर रखा है। आप पीएच का कट ऑफ सबसे नीचे, प्रिमिटिव ट्राइब का कट ऑफ सबसे नीचे रखते हैं, लेकिन जब रोल नंबर उनका बताना है तो आप वो नहीं बताते, आप बोलते हैं आप ढूंढ लो कि कहां पर है रोल नंबर। तो वो बच्चा कैसे जानेगा कि हमको किस कैटेगरी में रखा गया है? ये एक गड़बड़ी हो तो आप आयोग को बोल सकते हैं कि इसको सुधारा जा सकता है। इसमें तो सुधारने का कोई चांस ही नहीं है। इन्होंने इस एग्जाम को और रिजल्ट को पूरा खिचड़ी बना रखा है और ये जानबूझ के किया हुआ है। ये एक प्रयोग ही है जो हम शुरू से कह रहे हैं। वाकई में आखिर ऐसा होना कहीं न कहीं आश्चर्य वाली बात है। देश के किसी भी आयोग में ऐसा नहीं होता होगा जहां जो झारखंड में होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, पहले वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कई सेंटर्स से ऐसी बातें सामने आती हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं हुई है। वहां के जो प्रभारी थे उन्होंने बाकायदा आयोग को लिखकर सूचित किया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है या सीसीटीवी कैमरे नहीं है। इसके बावजूद वहां एग्जाम होते हैं और अब जेपीएससी जब जब मुंह खोल रही है एक नए विवाद में घिर जा रही है। ये जो 49 बच्चों का इन्हें रिजल्ट फेल घोषित किया गया, उसके बाद तो एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उदय जी, सिर्फ बात 49 बच्चों की नहीं है, बल्कि जो 8 बच्चे यानी कुल 57 बच्चे जो रिजेक्शन हुआ है, उसमें से 8 बच्चों को इस बुनियाद पर हटा दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं एब्सेंट थे और आयोग ने ये कोई क्लियर कट कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है कि इन 8 बच्चों को क्यों रिजेक्ट किया गया है। जबकि जो 49 बच्चे हैं उनका लेकर के जो क्लैरिफिकेशन है वो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन कुल 57 बच्चों को इस मेरिट लिस्ट से हटाया गया है, जो सफल छात्र हैं उसके लिस्ट से हटाया गया है। बात सिर्फ 49 या फिर 57 बच्चों की नहीं है, बात है ओवरऑल परीक्षा जो हुई है। अगर इस तरह से परीक्षा हुई है कि बिना ओएमआर शीट को जांचे हुए, बिना कॉपी को जांचे हुए, अगर सिर्फ ये कह देना कि कहीं ना कहीं जो नेचुरल जस्टिस का जो नियम है उसके आधार पर जो कट ऑफ गया है उतना मार्क्स देकर हम छात्रों को पास कर दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है, जो कहीं ना कहीं मेधावी छात्र हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आयोग अपने जो क्लैरिफिकेशन देने के बाद और कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आ रहा है। यही हम लोग अंदाजा कर रहे हैं कि अब जो आंदोलन है अभ्यर्थियों का, जेपीएससी छात्रों का, ये आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। और जिस तरह से इन लोगों ने कॉल भी किया है कि 15 दिसंबर को यानी आने वाले 15 तारीख को ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास घेरेंगे, उससे पहले ही जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। तो सरकार को इस बात का इम्कान है, उनको कहीं ना कहीं इनपुट्स जरूर हैं कि छात्र जो हैं उग्र हो गए हैं और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए होल सोल कहेंगे तो जिम्मेदार है वो आयोग की कार्य प्रणाली है। आयोग को सोचने की जरूरत यह है कि जिस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हैं वो कहीं से भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, वो कहीं से पारदर्शी तरीके से नहीं अंजाम कराए गए हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों किस तरह आयोग ने जबरन तमाम छात्रों को अपने कार्यालय बुलाया और लेटर जारी किया और ये भी धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर वो अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग स्वतंत्र होगा ये कोई भी निर्णय लेने के लिए। यानी ये भी हो सकता है कि आयोग आने वाले दिनों में उनकी कैंडिडेचर को भी रद्द कर दे। उसके बाद डरे समय जो अभ्यर्थी पहुंचे और उनसे जो बातचीत हुई, उनसे जो आवेदन लिया गया, उनसे जो डिक्लेरेशन लिया गया, उसके बाद उन तमाम लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, उन लोगों को फेल घोषित कर दिया गया। इससे साफ है कि आंदोलनकारी छात्र जो सबूत आयोग के सामने दे रहे हैं उसी सबूत को, उसी प्रूफ के बुनियाद पर आयोग काम कर रहा है और अपने आप को करेक्शन कर रहा है। लेकिन साफ तौर पर आयोग जो छात्र हैं, जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें करेक्शन नहीं चाहिए, हमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस पीटी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कीजिए, यानी कि रद्द कीजिए। लेकिन अब तक इस पर आयोग ना एक कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है, ना कि सरकार। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में ये टसल और बढ़ेगा। बिल्कुल, ये आंदोलन और तेज होगा। परवेज, आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अब तक सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से कहा जा रहा था, जो बातें कही जा रही थी कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, उनके मुंह पर भी आयोग का यह कदम करारे तमाचे की तरह है कि इतने बच्चों को फेल घोषित कर दिया गया है पास घोषित किए जाने के बाद। और आप लोग तो लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि 1 साल पुराना प्रश्न पत्र छात्रों के सामने रखा गया था और ऐसे ऐसे छात्र फेल कर गए हैं जो यूपीएससी मेंस की परीक्षा तक में बैठ चुके हैं। सर परीक्षा में बैठने की बात नहीं है, यहाँ तक कि इंटरव्यू 3-3 बार 4-4 बार इंटरव्यू जो अभ्यर्थी दिए हैं आज रोड पे हैं।
ये कहीं ना कहीं सरकार और आयोग का जो गलत तरीका से क्वेश्चन को सेट किया गया था उसके चलते ऐसा हुआ है। और क्वेश्चन लीकेज का मामला, मैं बार बार बोलूंगा, क्वेश्चन लीकेज का मामला, क्योंकि क्वेश्चन लीक हुआ है तो लीक हुआ है। आपको मैं बता दूं, ये सरकार संवेदनहीन है, जिसकी वजह से अभी ये संज्ञान नहीं ली है। वरना आप जान सकते हैं कि यूपी टेट में जैसे ही सरकार को जानकारी मिली कि भाई कॉपी लीक हुआ है, देखिए अब कॉपी लीक कराने का परंपरा चेंज हो गया है सर। व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ एक कॉपी लीक कराया जाता है, आंसर बनाया जाता है और उस आंसर को लीक कराया जाता है। उसी तरह इस बार भी हुआ है कि आंसर को सर्कुलेट किया गया है। और ये मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, ये हजारीबाग से हुआ है, इसकी जानकारी मुझे है और हमारा टीम तो पूरा है। इसका सीडी कैसेट हम लोग महामहिम राज्यपाल को भी दे चुके हैं और माननीय बाबूलाल मरांडी सर को भी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीकेज भी हुआ है, जिसके चलते पढ़ने लिखने वाले लोग आज रोड पे हैं। और ऐसे मैं सभी लोगों को नहीं कहूंगा कि सभी लोग क्वेश्चन लीक की वजह से आए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना मेहनत के बल पर आए हैं, लेकिन आधे से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो क्वेश्चन लीकेज की वजह से और कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर जो सेंटर दे दिया गया था, सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, उसके चलते लोग पास हुए हैं। जी प्रवीण, आपसे भी अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? जैसे क्वेश्चन लीक वाला मामला जो प्रवीण भैया ने बताया बिल्कुल सही है, इससे मैं भी सहमत हूँ। उसका कारण आप 5 साल बाद एक प्रीलिम्स का एग्जाम लेते हैं जेपीएससी में, नए चेयरमैन के साथ, नई मेंबर्स के साथ जी। और ऐसी क्या मजबूरी है, जब आप 3.5 लाख क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर सकते हैं तो 2 लाख क्वेश्चन न्यू फ्रेश क्यों नहीं बनवा सकते? क्योंकि आपने ये ठान रखा था कि भैया हमको तो क्वेश्चन लीक करवाना है। पहले का क्वेश्चन है, सपोज आपने पीडीएफ में रखा होगा या आपने एक कॉपी प्रिंट करवा के रखी होगी, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करके 3.5 लाख कॉपी छपाए और सेंटर्स पे भेज दिया। लेकिन आपने 2018 और 17 का क्वेश्चन रखा ताकि उसकी लीकेज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। अगर 200 क्वेश्चन छापने में जेपीएससी को इतनी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी कोचिंग संस्थान से छपवा लेते हैं, उसमें भी लीकेज के चांसेस कम होते, क्योंकि वो लास्ट 50 डेज 20 डेज या 30 डेज पहले छपा रहता है। तो उसकी एक सिक्योरिटी होती है, उसकी एक प्रोटेक्शन का एक शील्ड बना रहता है। लेकिन 3 साल तक जब चेयरमैन चेंज हो गए, मेंबर्स चेंज हो गए, वहां ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चला, एग्जाम्स नहीं हुए, फिर उस क्वेश्चन पेपर को वहां पर क्यों रखा गया? बिल्कुल, वाकई में बड़ा सवाल है। जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं, जो करंट अफेयर्स जिन्हें कहा जाता है, करंट अफेयर्स की बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन यहां तो 1 साल पुराने सवाल परोस दिए गए बच्चों के सामने और अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि क्वेश्चन लीक किए गए। शाहनवाज, आपसे भी अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। एक बिंदु पर हम खास तौर पर गौर दिलाना चाहेंगे कि 1 नवंबर को पीटी का रिजल्ट जारी होता है और आयोग ने जो अभी एक नोटिस दिखाया है और जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें ये कहता है आयोग कि हमने जो इंक्वायरी हम लोगों ने इंटरनल सेटअप की थी वो 1 नवंबर को ही हम लोगों ने बैठा दी थी। इससे मतलब ये आयोग को कहीं ना कहीं ये भरोसा था, यकीन था और कहीं ना कहीं उसके पास ये इनपुट था कि जो गड़बड़ियाँ परीक्षा केंद्रों में हुई हैं उसके वजह से उनके पास OMR शीट नहीं पहुँची। लिहाजा उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट निकलता है उसी दिन आप इंटरनल इंक्वायरी बैठा देते हैं, उसके और उसी इंटरनल इंक्वायरी की बुनियाद पर आप 49 बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इससे साबित होता है कि जो तारीख भी बताई गई है वो बिल्कुल मिलाप करके बताई गई है ताकि उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए अभ्यर्थी, कोई इसको कहीं मतलब कोर्ट में अगर ये मामला जाए तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेन करे। यही वजह है कि और भी ये शक जाहिर करता है कि आयोग ने इतनी तत्परता कैसे दिखाई कि 1 तारीख को आपने पीटी का रिजल्ट निकाला और उसी दिन इंटरनल इंक्वायरी सेटअप कर दी कि उन जो OMR शीट नहीं भेजी गई, आखिर उसके पीछे क्या कारण है। हालांकि वो इंक्वायरी के पीछे यह भी नहीं बताया जाता है कि कौन लोग उसमें शामिल थे, उस इंक्वायरी को किसने हेड किया और इंक्वायरी कमेटी ने क्या टोटल इनपुट्स दिया। सिर्फ यह बता दिया जाता है कि 1 नवंबर को रिजल्ट आता है और 1 नवंबर को हम लोगों ने ये कमेटी सेटअप कर दी है। इससे कहीं ना कहीं आयोग जितना भी क्लैरिफिकेशन अब तक दिया है उन तमाम बिंदुओं पर वो खुद ही घिरता हुआ नजर आया है। जी, वाकई में सवाल यही है कि कहां है वो तमाम लोग जो कहा करते थे कि इस जेपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और एक बड़ा काम कर दिखाया है कि तय वक्त पे रिजल्ट जारी कर दिया है। इससे पहले जेपीएससी की परीक्षाएं जब भी हुई हैं, अंतिम रिजल्ट आने के बाद विवाद खड़े होते थे, लेकिन इस बार 7वीं से जो 10वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई है, पहले कदम में ही आयोग बुरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इसे झारखंड लोक सेवा आयोग बनाना है या जेपीएससी का मतलब झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाकर रख देना है। सवाल सरकार के सामने है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब क्या कुछ फैसला लेती है। अभ्यर्थियों की निगाहें, पूरे झारखंड की निगाहें अब इसी तरफ टिकी हुई हैं। हमारे साथ जुड़े प्रवीण चौधरी, परवेज, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सहयोगी संवाददाता शाहनवाज, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।